मार्केट तो हमें, जनसंख्या हमारी ज्यादा है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 88% हैं, इसका मतलब खरीदार हम ज्यादा हैं। इसका मतलब हम अगर अपना माल बनाएं और हमारे लोग ही हमारा बनाया हुआ माल खरीद लें तो बहुत बड़े व्यापारी बनने की क्षमता भी हमारे अंदर है। अमेरिका बाजार तलाशता तलाशता भारत में आ गया, चाइना बाजार तलाशता तलाशता भारत में आ गया। क्या हमारे अपने समाज के लोग कुछ उद्योगपति बन के अपने इस इतने बड़े बाजार को अपने समाज की तरक्की के लिए एक माध्यम नहीं बना सकते? क्या रास्ता बंद होना शुरू तब हुआ जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने शुरू हो गए, इंजीनियर बनने शुरू हो गए, जज बनने शुरू हो गए, IAS IPS बनने लगे, तमाम तरह की नौकरी में आने लगे। कई जगह ठेकेदारी में भी, चूंकि रिजर्वेशन उस समय की सरकार ने बाबा साहब के टाइम पे ही CPWD एक्ट वो देख लेना आप, उसके अंदर बाबा साहब ने उस जमाने में हमारे लिए सरकारी ठेकों में कुछ सीमा हमारे लोगों के लिए तय कर दी थी, इतने ठेके हमारे लोगों को मिलेंगे। और पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4% ठेके सरकारी जो ठेके छूटते हैं रोड बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, या कोई भी सरकारी खरीद में 4% रिजर्वेशन, मतलब उसमें SC के ठेकेदार हिस्सा ले सकते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में लागू हुआ। तो ये सारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था खत्म होने का रास्ता शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे हुआ जब आप पढ़ लिख कर तरक्की करने लगे, उनके सामने बराबर बैठने लगे। जिनके घर के सामने से आप चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, आपको चप्पल हाथ में उठानी पड़ती थी, अब आप उनके बगल में बैठ रहे हैं। और तो और अब कई बार उनके ऊपर अफसर बन के आ रहे हैं, तो अब उनको यहां दर्द शुरू हो गया। अब आपने ये कहा भाई तेरे खेत में मैं काम नहीं करूंगा। हमारा मजदूर उसको खुल के कह रहा है मैं तेरे खेत में काम नहीं करूंगा, तू एक तो टाइम से पैसे नहीं देता, दूसरी बात तू पैसे कम देता है, मैं कम से कम दिहाड़ी लूंगा 700 रुपए, देनी हो तो बता मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ रहा, और वो भी 8 घंटे की। तो उसको ये बात चुभती है, उसे इसलिए चुभती है यार जो कभी पैसे नहीं मांगता था, 12-12 घंटे के काम करने के बाद हम उसे घर का बचा हुआ खाना देते थे सिर्फ, आज वो कह रहा है मैं 8 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम लूंगा और पूरे पैसे चाहिए। तो ये बोलने की ताकत कहां से आएगी इस समाज में? ये तो हजारों साल जिसने हमारी गुलामी करी, हमारी चाकरी करी, हमारे झूठन पे रहा, बचे हुए घर के खाने पे रहा, जिसके साथ कितना ही मार पिटाई कर लो, इनकी बहन बेटी की इज्जत लूट लो, कुछ भी कर लो, जो कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। इस समाज में बोलने की ताकत आई कहां से? इसके ऊपर RSS जैसे संगठन होंगे जिनके अंदर चिंतन हुआ होगा, और चिंतन करने के बाद उन्हें पता लगा होगा कि चूंकि पहले इनके पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मतलब शुरू हुआ ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले से, साहू महाराज से, उन्होंने रास्ता खोलना शुरू किया और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो इनका जो पढ़ने का रास्ता खुला, तो पढ़ने से इनको ज्ञान आ गया। ज्ञान का मतलब अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया। अब इनको इनके अधिकार की जानकारी हो गई, अब इनको न्यूनतम मजदूरी का पता लग गया, अब इनको इनके कैसे अपने हकों के लिए बोला जाता है वो इनको पढ़ने से पता लगा है। और बाकी जो आवाज में तो ताकत आई है ना बोलने की, ये जो इनकी नौकरी चपड़ासी लग गए, सफाई कर्मचारी लग गए, इनके घर में थोड़ा पैसा आने लगा, नौकरी की गारंटी हो गई ना, तो ये बोलने की ताकत पढ़ने से, सरकारी नौकरी से आई है। तो कहीं ना कहीं उसी RSS जैसे शिविर में, चिंतन शिविर में ये चर्चा हुई होगी कि संविधान ने इनका सारा आगे बढ़ने का रास्ता खोला है, अब इनका पढ़ने का रास्ता फिर से कैसे बंद करें, इनका नौकरी का रास्ता कैसे बंद करें, ये संविधान बाधा बन गया है, या तो इस संविधान को बदलो। तो उनके मन में यदा कदा ये हमेशा से चलता रहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान बदलो, इसको खत्म करो। और दूसरा ये चलता रहा इनकी पढ़ने का रास्ता फिर से बंद करो, इनकी नौकरी का रास्ता फिर से बंद करो। लेकिन ये संविधान बाधा बन गया, ये बंद नहीं करने दे रहा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पहले भारत में हर व्यक्ति की वोट नहीं होती थी। वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स देते थे सरकार को, उनको वोट डालने का अधिकार था। 1932 से पहले तक वोट डालने का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स देते थे, जो बड़ी जमींदार थे या जो ग्रेजुएट थे, केवल उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहेब के संघर्ष के बाद, पूना पैक्ट के बाद, 1932 के बाद आपको वोट डालने का अधिकार मिल गया, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। तो भाई, और हर एक की कीमत वोट की बराबर, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। राष्ट्रपति की भी वोट की वही कीमत और एक सफाई कर्मचारी की भी वोट की वही कीमत। तो उनको ये समझ आ गया कि संविधान ने इनको बहुत तगड़ा हथियार ये वोट का दिया है,
और इस वोट के वजह से इस संविधान को बदलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनके पढ़ने को रास्ते को बंद करना मुश्किल है, इनकी नौकरी के रास्ते को बंद करना मुश्किल है। तो उन्होंने साथीराना दिमाग लगाया कि एक तरीका है, सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दो, टीचरों की भर्ती कम कर दो और प्राइवेट स्कूल खोल दो। इतना ज्यादा पढ़ाई का खर्च इतना बढ़ा दो कि ना पैसा होगा ना इनके बच्चे पढ़ेंगे। तो साजिश के तहत शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आज हमारे हाथ से शिक्षा छीन गई। अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है, कानूनी तौर पे सरकारें शिक्षा का खर्च बढ़ा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की सरकार द्वारका के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे मैंने बताया 25 लाख चाहिए तब आपका बच्चा लॉ कर पाएगा। तो नौकरी देने की बात नहीं, लॉ की डिग्री की बात है। ना 25 लाख होंगे ना आपका बच्चा डिग्री कर पाएगा। तो यानी साजिश के तहत शिक्षा के खर्चे को महंगा कर दिया और जो आप वजीफे से पढ़ते थे वजीफे को खत्म कर दिया। अभी आप देखते जाओ, आप हम अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने वो स्थिति पैदा कर दी। यानी कि एक तरफ शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली और दूसरी तरफ 5th पे कमीशन में वाजपेयी जी के टाइम पर 4th क्लास की नौकरी को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। तो आपकी नौकरी का रास्ता क्या? और जो बाकी नौकरी बची ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उसके अंदर आधी वैकेंसी खाली, आधी भरियां और आधी में भी आधी कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है। तो यानी कि आपका आगे बढ़ने का जो रास्ता पढ़ाई से खुला था और नौकरी से खुला था, दोनों रास्ते उन्होंने लगभग बंद कर दिए। और साथ में हमारे लोग भी ऐसे हैं, वोट की कीमत नहीं समझ रहे, शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में अपनी वोट बेच रहे हैं। तो ये सारे कारण हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकने के साजिश के तहत किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गए, प्लानिंग के तहत सोच समझ के किए। और ऊपर से दूसरा काम क्या किया? धार्मिक उत्पाद बढ़ा दिया। पहले कितने कथावाचक आपने देखे, आज तो भीड़ है। क्या आपने अब 25-30 साल पहले कितने कथावाचकों के नाम आप जानते हो? और आज तो शायद आप गिनते गिनते थक जाओ। तो ये कौन बढ़ा रहा है? ये धर्म का काम नहीं है, ये राजनीतिक सत्ता पे कब्जा करने का एक हथियार है। धर्म को राजनीतिक सत्ता कब्जाने का हथियार बना लिया। 1993 में पहली बार जब दिल्ली को राज्य का दर्जा 92 में मिला और 91 का एक्ट है और 93 में यहाँ की सरकार बनी, सरकार बीजेपी की बनी। उससे पहले तो आपने कावड़ के कैंप ही नहीं देखे होंगे दिल्ली में कहीं, उसके बाद शुरू हुए हैं। यानी इसका मतलब धर्म को सत्ता पाने का हथियार बनाकर, और इस धर्म के उसमें सत्ता पाने के हथियार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका हुआ? सबसे ज्यादा इस्तेमाल दलितों और आदिवासियों और अति पिछड़ों का हुआ। क्योंकि उनके बच्चों से उनके घर में घुस के आरएसएस के लोग उनकी मति भ्रष्ट करते हैं और हमारा आदमी खुश होता है कि यार हमारे घर में जो पंडित जी आए जी, बनिया हमारे घर में आ रहे हैं यार। अब तो हम देखो, पहले ही हमारे साथ बैठते, बात नहीं करते थे, छू नहीं सकते थे, हमें अछूत मानते थे, आज हमारे घर में चाय पी रहे। तुम इस बात पे खुश हो रहे हो, चाय पी रहे हैं, पर ये तो सोचो वो चाय पीते पीते तुम्हारे दिमाग में क्या डाल रहे हैं? कचरा। तुम्हारे दिमाग में वो ऐसा कचरा डाल रहे हैं जो आपके दिमाग को मति भ्रष्ट कर देता है। फिर आप पढ़ाई लिखाई तरक्की छोड़कर गुलामी के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि उनके द्वारा इसको इतना बढ़ा दिया कि आज हमारे ही लोग धर्म के नाम पे तलवारें निकालते हैं। हमारे लोगों का दंगा में इस्तेमाल होता है, तो दंगा करते हुए या तो मार देता है या मारा जाता है। मर गया तो बर्बादी, और मार दिया तो जेल जाके बर्बादी। बर्बादी किसकी हुई? बर्बादी तो हमारी हुई ना। लेकिन जो दंगा करवाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, क्या भी वो कभी जेल गए? तो आज एक तरफ हम महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकोत्सव दिवस मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, संत गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, दुर्बलनाथ जी की जयंती मना रहे हैं, और हमारे इतने सारे गुरु हैं, संत गाडगे बाबा की जयंती मना रहे हैं, संत घासीदास जी की मना रहे हैं, तो अच्युतानंद जी की मना रहे हैं। हमारे समाज में इतने सारे लोग हैं जिनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जयंती मनाते हुए कम से कम समाज के दुख दर्द पे चर्चा भी तो कर लिया करो। कम से कम हमारे समाज धीरे धीरे कमजोरी की तरफ क्यों जा रहा है, इस पे भी तो चर्चा कर लिया करो। आप लोग अब से 30 साल पीछे जाओ, अभी यहीं बैठे बैठे सोचो जरा, जहां आपका घर है वहीं पे सोचो, उस वक्त उस बस्ती में कितने लोग सरकारी नौकरी में थे? हर घर में थे ना। और आज कितने?
आज क्या नौकरियां लग रही है या रिटायर लोगों की फौज खड़ी हो गई है? मतलब हमारे लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नई नौकरियां लग नहीं रही और हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे राजनीतिक लोग भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे, सब लाइन लेके नेताओं के पीछे नारे लगाने में व्यस्त हैं। अरे कितने ही नारे लगा दो, एक सीट पे टिकट एक को मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। और बन भी जाएगा, बन के भी अगर गुलाम ही रहा तो फिर क्या बना? वो तो समाज पे बोझ बन गया। अगर वो जाके समाज की लड़ाई को लड़े, संसद में समाज का दुख दर्द के लिए आवाज उठाए, चूंकि तब 2004 के आसपास 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह सरकारी नौकरी को बंद करके ठेके पे दिया था, क्या हमारे सांसद विधायक मंत्री नहीं थे? क्या उन्होंने उस वक्त आंदोलन किया? क्या उसका विरोध किया? जब हमारा जो हमें स्कॉलरशिप मिलता, जब उसको खत्म किया जा रहा था, क्या हमारे सांसद विधायक मंत्री नहीं थे? क्या वो एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़े? अरे वो किसी भी पार्टी में थे, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने समाज के लिए एकजुट होकर उनको लड़ना चाहिए था। लड़े होते तो वो छिनता नहीं जो छिन गया। तो चिंतन तो करना पड़ेगा। केवल सांसद विधायक बन जाना काफी नहीं है। अपने इस समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं को मजबूती देकर एकजुट करो, सबको इकट्ठा करो, समाज के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाओ, दुख दर्द पे चर्चा करो, दुख में शामिल हो, सुख में शामिल होते दुख में भी शामिल हो, और शामिल होते हुए इन सब मुद्दों पे भी चर्चा करो कि हम अगर कमजोर हो रहे हैं तो उसके कारण क्या हैं, हम अगर थोड़े बहुत सबल हुए थे तो उसके क्या कारण थे, कौन जिम्मेदार था, और हम अगर कमजोर हो रहे तो उसके लिए कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय करो, और जो लोग जिम्मेदार हैं अगर उसके बाद भी उनकी गुलामी कर रहे हो, उन्हीं को मजबूत करने का काम कर रहे हो, तो तुम अपने समाज के प्रति गद्दारी कर रहे हो, अपने समाज को कमजोर कर रहे हो। हमारी राजनीति चले ना चले, हमारा समाज मजबूत होना चाहिए, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ने चाहिए, हमारे लोग व्यापारी बनने चाहिए। बनेंगे कैसे, उसका रास्ता कैसे बनेगा? मार्केट तो हमें, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 88% हैं, इसका मतलब खरीदार हम ज्यादा हैं। इसका मतलब हम अगर अपना माल बनाएं और हमारे लोग ही हमारा बनाया हुआ माल खरीद लें तो बहुत बड़े व्यापारी बनने की क्षमता भी हमारे अंदर है। अमेरिका बाजार तलाशता तलाशता भारत में आ गया, चाइना बाजार तलाशता तलाशता भारत में आ गया। क्या हमारे अपने समाज के लोग कुछ उद्योगपति बन के अपने इस इतने बड़े बाजार को अपने समाज की तरक्की के लिए एक माध्यम नहीं बना सकते क्या? तो क्यों नहीं बना रहे? कौन करेगा इस पे चिंतन? हमारा समाज व्यापार में कैसे आए, इस पे चिंतन कोई आके वही बनिया तो करेगा नहीं, बीजेपी तो करेगी नहीं, ना कोई और पार्टी ने करना है।